बच्चों डिसोल्यूशन पढ़ रहे थे हम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आता। पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने लिख रखा है रीटाइप पार्टनर। क्यों लिख रखा है सीखेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। हाँ जी बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 33 टीएस ग्रेवाल नई वाली बुक, पेज 8.58। और बैलेंस शीट से सारी आइटम्स मैंने लिख दी है जैसा कि लिखते हैं। जो सबसे मेन चीज़ है वो है ये, मैंने आपको बताया था पार्टनर का लोन या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं या बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। ओके, पर मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा है क्वेश्चन में देखेंगे और सीखेंगे। चलिए, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, सारी आइटम्स लिख दो। हमने सारी आइटम्स लिख दी। एक और आइटम है जो मैंने नहीं लिखी और वो है लोन टू शोभा, यानी कि जो फर्म को दे रखा है वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी एडजस्ट हो सकता है। दोनों ही तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन होता है ये, लेकिन बुक कहती है यहाँ। तो अब हम देखते हैं कि बुक आंसर क्या बताती है, उसके हिसाब से चेक करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। चलिए अब एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे। पहली ही एडजस्टमेंट को पढ़िए आप। क्या लिखा है? रीटा टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। फिर से पढ़ो, समझ में आएगा। रीटा ने 25% स्टॉक लिया। पहले तो 25% स्टॉक लिया। कैसे लिया? 20% डिस्काउंट पे लिया। और कितने पैसे में लिया? उसने कहा मेरा लोन बराबर हो गया। बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको सिखाया था कि जब भी किसी लायबिलिटी की पेमेंट किसी एसेट से होती है तो कोई एंट्री नहीं आती, राइट? तो अगर मान लो हम यहाँ पे इस एसेट के रियलाइजेशन को तो नहीं लिखते और लायबिलिटी के रियलाइजेशन को भी नहीं लिखते, तो ये पार्टनर का लोन कहाँ लिखोगे आप? अगर आप इसको उठा के लिख दोगे कहाँ? बैंक अकाउंट में, तो डबल एंट्री हो गई कि उसको स्टॉक भी दे दिया और उसको यहाँ लिख दिया, तो इसका मतलब उसको पैसे भी दे दिए। दो बातें हो गई ना। अगर हम मान लो इसके लोन को यहाँ लिख देते डायरेक्ट जैसे पेमेंट करते हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमने इसको क्या दे दिया? पैसे दे दिए और उसने स्टॉक भी ले लिया। तो क्या पैसे देने बनते हैं? तो क्या यहाँ एंट्री आएगी? नहीं आएगी। यहाँ नहीं आएगी तो लोन कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। क्यों जाएगा? रीजन समझिए। पहले वैल्यू निकालते हैं। कितना स्टॉक लिया है उसने? 25% निकालिए, तो वैल्यू निकालते हैं स्टॉक की। 75,000 का स्टॉक है, उसका 25% उसने ले लिया। कितने में? 20% डिस्काउंट पे, यानी कि 20% डिस्काउंट काट दो तो कितने रुपए में ले लिया होगा? उस 80% पे ले लिया होगा। ठीक है, ये एक फिगर आ गई हमारे पास। कितनी? यानी कि रीटा ने अपने लोन के बदले में क्या ले लिया? 15,000 रुपए में स्टॉक ले लिया और 10,000 रुपए का हमें क्या दे दिया? डिस्काउंट। अब अगर आपको याद हो तो मैंने क्या समझाया था कि अगर पार्टनर अपने लोन पे डिस्काउंट देता है तो वो डिस्काउंट कहाँ जाता है? ओके, अब देखिए हम एक पार्टनर का छोटा सा लोन अकाउंट ही बना लेते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये यहाँ क्यों लिखा है। मान लीजिए ये रीटा का लोन अकाउंट है। क्या है? बैलेंस किधर आएगा? इधर के इधर। बैलेंस किधर आएगा? कहाँ लिखूं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूं कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा? 25,000। अब देखिए, जब लायबिलिटी की पेमेंट एसेट से हो जाती है तो हम एंट्री क्यों नहीं करते? क्योंकि एसेट की एंट्री यहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी की एंट्री यहाँ लिखेंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएगी। मान लो एक एसेट बेचते, एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी की पेमेंट करते, एंट्री क्या होती? रियलाइजेशन टू कैश। तो यानी कि सेम एंट्री डेबिट और क्रेडिट हो गई, तो हम लिखते नहीं है। मान लीजिए ये जो स्टॉक है हमने कैश में बेचा होता और उसको बेचने के बाद रीटा को पैसे दिए, तो हम यहाँ क्या लिखते? पहले बेचने की एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और फिर रीटा को पैसे देने की एंट्री क्या होती? रियलाइजेशन टू कैश। यानी कि कैंसिल हो जाती। तो हमने क्या करा? डायरेक्ट लिख दिया टू रियलाइजेशन। ये 15,000 तो इस वजह से आ गए क्योंकि इसको लोन के बदले हमने रियलाइजेशन से उठा के क्या दे दिया? स्टॉक दे दिया। जब भी कोई एसेट पार्टनर लेता है तो क्या एंट्री होती है? क्या एंट्री करते हैं हम? पार्टनर डेबिट टू, वही करी है मैंने भी। ठीक है, अब जो डिस्काउंट आता है वो डिस्काउंट भी कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? तो वो डिस्काउंट भी मैं कहाँ लिख दूंगा? रियलाइजेशन में।
तो ये दोनों के दोनों आइटम्स कहाँ चली गई मिला के? इसी वजह से पार्टनर का लोन कहाँ आया है? रियलाइजेशन अकाउंट में आया है। बात समझ में आ गई? तो एक ही केस में पार्टनर का लोन आपने डायरेक्ट उठा के वहां लिखना है। किस केस में? जब पार्टनर के लोन की पेमेंट किसी एसेट के थ्रू हो रही हो फुल सेटलमेंट में। अगर इसके बाद कोई पैसे भी दे रहे होते तो यहां एंट्री कर देते, सिंपल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, तो पहली एडजस्टमेंट तो हमारी हो गई, कोई एंट्री हमें करनी नहीं है। रीटा का लोन अकाउंट क्लोज हो गया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। बुक डेट्स रियलाइज 54,000। चलिए, हाँ तो गया रियलाइजेशन में 15 और 10 25। हाँ, और क्या लिखेगी? अगर मान लो यहाँ पे कैश दिया होता 15,000 तो 15,000 कैश लिखते थे, 10,000 रियलाइजेशन में लिख देते। अब क्या है, स्टॉक भी रियलाइजेशन से दिया है और डिस्काउंट तो रियलाइजेशन में जाना ही है, तो सारे के सारे पैसे कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, बुक डेट्स यानी कि डेटर्स। डेटर से कितने पैसे आ गए हमारे पास? 54,000 आ गए। आगे क्या कह रहा है? बैलेंस ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो बैलेंस स्टॉक कितने का हो गया? 75,000 का 75%। तो 75,000 का 75%, ये तो हमारा बैलेंस स्टॉक, और ये कितने पे गया है? 30% प्रॉफिट पे गया है, यानी कि 130% पे गया है। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी बैलेंस स्टॉक की। समझ में आया? कितना आ रहा है? निकालो। लो, 75 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 और 56 इंटू 13। 73,127। चलो, किसी ने तो करा। स्टॉक क्या बोला? 73,127। चेक कर लेना भाई। ओके, आगे वो कह रहा है, कहाँ गया? थर्ड करनी है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड आउट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। चलिए जी, ये हो गए जी 10% डिस्काउंट पे, और ये बीपी गए पूरे में। ठीक है बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी 75,000 में, लैंड एंड बिल्डिंग 120 में। लीजिए, रीटा टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू ऑफ 30,000। अब देखिए, गुडविल यहाँ है नहीं, बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही थी, बट फिर भी उसने खरीद ली। कितने में खरीदी? 30,000 में। किसने खरीदी? रीटा ने। एंट्री कर देंगे। Unrecorded asset of 6,900 was handed over to an unrecorded liability of 6,000 in full settlement। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था जो 6,900 का बिकता, पर एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आ गई जो 6,000 रुपये में देनी थी, हमने वो उसको उठा के दे दिया फुल सेटलमेंट में, यानी कि एक लायबिलिटी की पेमेंट किससे हो गई? एक एसेट से। तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। 5250। लीजिए, ख़त्म हो गया सब कुछ। टोटल करते हैं। चेक कर लो, सही आ रहा है?
प्रॉफिट निकालेंगे जी। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? निकालो। 73127 निकालिए। 7 के बोला था। $1,51,300। अब ये दोनों क्या है? इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल पार्टनर्स है तो क्या करेंगे? इनको आधा आधा कर देंगे। तो हाफ बांट दो भाई, कितना आ जाएगा? 75,000। अरे बड़ा अजीब सा आएगा। 650 और 37। 75,600। हाँ, तो एक को 1 रुपया कम दे देते हैं, एक को 1 रुपया ज़्यादा दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? यहाँ पे। ₹75,688 ₹75,687 टोटल करेंगे। सात 10 और 11, 1,17,000 है ना? 687 यही आ रहा है। पाँच और 2 7, 17। लो जी। $1,47,688 यही आ रही है फिगर? बिल्कुल यही आ रही है। एंड 1,17,687। इसका मतलब जो लोन के पैसे हैं वो इसने शोभा से अलग से ले लिए हैं। शोभाज लोन अकाउंट कितने रुपए का था? 10,000 रुपये का। लो जी। अब यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। लायबिलिटीज़ कितने में गई थी हमारी? 1,02,750 में। और टू रियलाइजेशन एसेट से आए थे 322, 125। ओके बच्चों, यहाँ लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया रीटा, ये हो गया शोभा। इसका आ गया 147,688, 117,687। इनका टोटल लिख देते हैं। 8 और 7 15, 16 और 1 17, 13 अगेन 15, 6 2। लो जी, ये हो गया हमारा मैच। तो बैंक बनाते तो बैंक से पेमेंट कर देते, बाद में कैश वहाँ ट्रांसफर कर देते। बात तो एक ही है। देखो जब फर्म क्यों बनाया तो लिखा हो नहीं दिखा? देखो जब कैश और बैंक दोनों के बैलेंस दे रखे हो तो या तो कैश को बैंक में जमा करा दो, और बेटर क्या होता है कि बैंक से पैसे निकाल के कैश में ले आओ, क्योंकि जब फर्म बंद हो रही है तो फर्म का बैंक अकाउंट भी बंद हो जाता है। बात समझ में आ गई?
तो हमने क्लोज करके पेमेंट निकाल ली और यहाँ कैश में डाल दी, तो हमने कहानी ख़त्म कर दी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्पेशली ये वाला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। अगर आपको समझ आ गया है तो बताओ, और कुछ पूछना है तो पूछो। कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना? गुडविल बिक गई, क्या हो गया? तो क्या हो गया? बुक्स में कौन सी गुडविल आती है? बुक्स में आती है परचेज्ड गुडविल। देखो मैंने आपको गुडविल के टाइम पे सिखाया था, दो तरह की गुडविल होती है, एक परचेज एक रेज्ड। परचेज गुडविल होती है जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं उसके नाम के साथ, वो आती है हमारी बुक्स में, यानी कि बैलेंस शीट में। क्यों आती है? AS 26 में ऐसा लिखा हुआ है। जो हमारी खुद की गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है, वो बुक्स में नहीं आती क्योंकि सेल्फ जनरेटेड है। इसलिए जब नया पार्टनर आता है तो हम गुडविल नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, राइट। अब वो गुडविल बिक गई, यानी कि एक तुम्हारा कौन सा एसेट बिक गया? इनटैंजिबल एसेट बिक गया। अब बिक तो गया ना, बिक गया तो एंट्री कर दो। बुक्स में नहीं है, अनरिकॉर्डेड है, पर बिक तो गया ना, बिक गया तो एंट्री कर दो। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।